हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब हमें इन क्वेश्चंस का हल नहीं करना है, उनका मान नहीं निकालना है, सिर्फ क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में लाके छोड़ देना है, इतना ही करना है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। मतलब एक भूखंड, एक जमीन है जो एक आयत के आकार का है। तो एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे आयत को। ये एक आयत हो गया, एक जमीन का टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। अब आगे देखते हैं, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई पर डिपेंड करता है। तो जब तक चौड़ाई नहीं मिलेगा तब तक लंबाई हमें नहीं मिल सकता है। आगे क्या दिया हुआ है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, इसीलिए हम इसे कुछ मान लेंगे। तो चलिए इसे हम x मीटर मान लेते हैं चौड़ाई को। तो लंबाई क्या हो जाएगा, इसके दुगुने से एक अधिक, यानी कि x का दुगुना हो जाएगा 2x और उससे एक अधिक मतलब +1, इतना मीटर हो जाएगा। तो चौड़ाई हो गया x मीटर और लंबाई हो गया 2x + 1 मीटर और इसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। अब हम लोग इसको आयत का जो क्षेत्रफल है उसमें लंबाई और चौड़ाई का मान रख देंगे। तो हम लोग जानते हैं, चलिए लिख लेते हैं पहले, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई नहीं थी, हम लोगों ने अपने से माना है, इसीलिए उसको लिख लेंगे। माना भूखंड का या भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, इसीलिए भूखंड की लंबाई बराबर 2x + 1 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल यानी कि भूखंड का क्षेत्रफल, और भूखंड किस आकार का है, आयत। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो भूखंड का क्षेत्रफल, इसीलिए भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। और भूखंड का क्षेत्रफल जो है वो दिया हुआ है 528। तो यहाँ लिख लेंगे 528 बराबर लंबाई जो है 2x + 1 और चौड़ाई को गुना करेंगे इससे x को। तो अब इसको सॉल्व जब करते हैं तो 528 बराबर 2x × x, 2x² हो जाएगा, +1 को x से गुना करेंगे तो x आएगा। अब सारे टर्म को एक साइड में ही कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 = 2x² + x + 528। अब इसको हम लोग लेफ्ट साइड में अगर लिखें तो हो जाएगा 2x² + x + 528 बराबर 0। और ये जो आया यही है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के रूप में ये इक्वेशन आ चुका है, समीकरण आ चुका है। अब हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं कहा गया है क्वेश्चन में, इसीलिए हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 2। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है। तो धनात्मक पूर्णांक आप लोग जानते हैं, पूर्णांक के बारे में जानते हैं। पूर्णांक होता है 1 2 3 4, इस तरह से जो भी नंबर हैं इसमें 0 को जब जोड़ दें और इसके नेगेटिव को यानी कि -1 -2 -3, इन सारे नंबर्स को जब जोड़ दिया जाए तो ये पूर्णांक कहलाता है। अब इसमें धनात्मक पूर्णांक कहा गया है। तो धनात्मक पूर्णांक में क्या आता है, नेगेटिव भी नहीं आएगा और 0 भी नहीं आएगा। इसमें होगा क्या, 1 2 3 4 5, इस तरह के जो भी नंबर है वो। अब इसमें दिया गया है क्रमागत, दो क्रमागत, यानी कि अगर पहला धनात्मक पूर्णांक 1 लेंगे तो दूसरा 2 लेना होगा। अगर पहला 10 लेंगे तो अगला या दूसरा
11 लेना होगा। इस प्रकार से हमें लेना है क्योंकि कहा गया है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो चलिए कौन सा नंबर लेना है ये तो दिया हुआ नहीं है, तो इसीलिए हम लोग मान लेंगे पहला क्रमागत पूर्णांक x है, इसीलिए दूसरा जो होगा उससे एक अधिक यानी कि x+1 हो जाएगा। और इसमें दिया हुआ है कि उन दोनों का गुणनफल 306 है, यानी कि x को जब x+1 से गुना करेंगे तो आएगा 306। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक दिया हुआ नहीं था, मान रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x+1। उसके एक बाद क्या होगा, एक जोड़ देना है, तो इसका गुणनफल यानी कि x गुना x+1 बराबर 306। अब इसे गुना करेंगे तो क्या आएगा, x गुना x² होता है और x गुना 1 x होता है बराबर 306। अब इसको जो है सभी को एक ही साइड में लाएंगे, यानी कि राइट साइड में 306 है, उसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो हो जाएगा -306 और राइट साइड में 0 बच जाएगा। तो आ गया x² + x -306 बराबर 0। ये है द्विघात समीकरण के रूप में, इसीलिए मेरा आंसर यहीं तक करना था। इसका हल हम लोग नहीं करेंगे, यानी कि हम लोग पूर्णांक क्या क्या है ये ज्ञात करना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित सिर्फ करना है, इसे हल नहीं करना है। तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की आयु कितना है ये पता नहीं है। उसकी मम्मी की आयु रोहन से 26 वर्ष अधिक है, यानी कि अगर रोहन की आयु x होता तो उसकी मम्मी की आयु x+26 वर्ष वर्तमान में आयु होता। तो चलिए लिखते हैं, माना रोहन का वर्तमान आयु, माना रोहन का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, अब इसीलिए रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर 26 वर्ष उसकी माँ बड़ी है, यानी कि x+26 वर्ष। ये आ गया वर्तमान आयु, लेकिन ये वेरिएबल में है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। अब इसके बाद क्या करना है, अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात दोनों का क्या आयु होगा देखते हैं। अब 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर, अभी x है तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x+3 वर्ष। इसके बाद उसकी मम्मी की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु बराबर x+26 पहले से ही था और उसमें 3 ऐड हो गया, यानी कि x+29 x+29 वर्ष। ठीक है, अब हमें 3 वर्ष बाद की आयु दोनों का मिल चुका है। अब क्या करना है, 3 वर्ष बाद उनके आयु का जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगी,
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से हमें लिखना है कि 3 वर्ष बाद यानी कि x + 3 और उसकी माँ की आयु x + 29 का गुना अगर करेंगे तो होगा 360। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो इसमें भी 2 टर्म, इसमें भी 2 टर्म, x को पहले x से और 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x गुना x² हो जाएगा। x को 29 से करेंगे तो 29x हो जाएगा। 3 को x से करेंगे तो 3x और 3 को 29 से करेंगे तो 87 हो जाएगा और इधर 360। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो x² + 29 + 3 यानी कि कितना हो जाएगा 32x + 87 और ये 360 जो राइट साइड में है उसको लेफ्ट में ले लेते हैं तो -360 हो जाएगा और इक्वल टू 0 क्योंकि राइट साइड में अब कुछ रहा नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा x² + 32x और 87 में 360 को घटाना है यानी कि 273 इस तरह से इक्वल टू 0। ये जो भी इक्वेशन आया ये इक्वेशन द्विघात समीकरण के रूप का है और हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि आगे सॉल्व हम लोगों को करना नहीं है। अब इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 4.2 में पढ़ेंगे। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। रेलगाड़ी कितना दूरी तय करना है 480 किलोमीटर की दूरी जाना है, मतलब ए से अगर स्टार्ट होता है और बी तक जाती है तो ये दूरी जो है ए और बी के बीच की दूरी ये 480 किलोमीटर है। अब क्या बोल रहे हैं, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। यानी कि 480 किलोमीटर को मान लीजिए अगर 10 घंटा में ट्रेन पहुंच पाती है तो अगर 8 किलोमीटर उसका स्पीड घटा दिया जाए, पहले का स्पीड क्या था पता नहीं है, लेकिन उससे अगर 8 किलोमीटर घटा दिया जाए तो अब वो गाड़ी लेट से चलेगी। कितना लेट लगेगा 3 घंटा और ज़्यादा समय लगेगा। यानी कि पहले अगर 10 घंटा में जाती थी तो अब 13 घंटा में पहुंच पाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, माना रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हो गया। अब इसमें 8 घंटा अगर घटा दिया जाए स्पीड, 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर घटा दिया जाए स्पीड तो क्या होगा, रेलगाड़ी की चाल कम करने पर चाल बराबर x - 8 किलोमीटर घटा दिया जाता है प्रति घंटा। पहले था x किलोमीटर प्रति घंटा, अब हो गया x में 8 किलोमीटर कम यानी x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करेंगे, इस स्पीड से अगर चलता है तो 3 घंटा ज़्यादा समय निकलता है, तो हमें दूरी चाल का जो फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, उस फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल, इस फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो चलिए, समय तो हमें फर्स्ट टाइम कितना लगा ये पता नहीं है, सेकेंड टाइम जब चाल घट गया तो कितना लगा वो भी पता नहीं है, लेकिन लास्ट बार जो समय लगा वो 3 घंटा ज़्यादा लगा, इतना तो पता है। तो समय के बदले हम लोग 3 घंटा लिख देंगे आगे। अब दूरी, तो दूरी जब सेकेंड टाइम में ट्रेन चलती है तो दूरी तो वही रहेगा, यानी कि दूरी कितना है
480 किलोमीटर, यहाँ लिखेंगे 480 किलोमीटर। तो दूरी बटे चाल सेकेंड टाइम में जब चलती है तो इसकी चाल घट जाती है, यानी कि चाल x माइनस 8 किलोमीटर। ये तो हो गया दूरी बटे चाल जब दूसरी बार ट्रेन चली तो। लेकिन पहली बार जब चली तो उसका दूरी कितना था, वही 480 किलोमीटर ही था, और चाल कितना था, x किलोमीटर। उस टाइम स्पीड ज़्यादा था लेकिन अब स्पीड कम हो गया। तो अब देखिए हम इसको क्यों लिखें, दूरी बटे चाल, यहाँ भी दूरी बटे चाल और इसमें माइनस लगा दिए। इससे पता चला कि ये 13 घंटा कर लेता था, सेकेंड बार में अगर 13 घंटा लिया तो फर्स्ट बार में 10 घंटा लिया, दोनों को माइनस करेंगे तो 3 आ गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 3 का 3 ही रहेगा। यहाँ पे हम लोग x और x माइनस 8 का एलसीएम लेंगे तो इतना आएगा। अब x माइनस 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा x गुना 480, तो ये हो जाएगा 480x और माइनस है तो माइनस x डिवाइड हो जाएगा, x माइनस 8 से 480 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो बटे में है नीचे, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। जो राइट साइड में नीचे है उसको जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो वो ऊपर आ जाएगा, मतलब डिवाइड में है तो इनटू में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू x माइनस 8 मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे बच गया 480x माइनस, अब इसको गुना करेंगे 480x और ये माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, और 480 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 384 और एक जीरो लगेगा, इतना हो जाएगा। 48 इंटू 8 अगर करेंगे तो 384 और एक जीरो है उसको लगा दिए यहाँ पे। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। 3x इंटू एक्स तो 3x स्क्वायर, और 8 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x, और आगे इक्वल टू, ये दोनों इससे कट जाएगा 3840। अब इसको 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये देखिए ये जो आया इक्वेशन, ये द्विघात के फॉर्म में है, इसीलिए हम लोग इसको यहीं छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो नेक्स्ट एक्सरसाइज तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।